इस समय हम लोग जो बात कर रहे हैं आपका बीएनएस में उन अपराधों के बारे में कर रहे हैं जो विवाह के विरुद्ध अपराध पुरानी आईपीसी में माने गए थे। इसलिए जरूरी है कि इसके साथ साथ आपको बीएनएसएस के वो प्रोविजन भी याद रखने चाहिए जिनमें इन अपराधों का संज्ञान लेने के विषय में स्पेशल व्यवस्था की गई थी। आपने देखा था जब बीएनएसएस पर बात कर रहे थे हम लोग कि 210 सिंपल व्यवस्था करता था संज्ञान लेने के संबंध में अपराधों का, जो कि पहले सीआरपीसी में 190 था और उसके बाद 215 से जो स्पेशल प्रोविजन शुरू होते थे वो मेरा ख्याल है कि 220 तक जाते थे। ठीक है, यानी बीएनएसएस में 215 से जो प्रोविजन शुरू होते थे, संभवतः जहां तक हमें याद पड़ता है 220 हो, 21 हो, 22 हो, वहां तक ये प्रोविजन जाते थे, बल्कि 226 तक जाते हो, क्योंकि शायद जो भी हो देख लीजिएगा। और वहां संज्ञान लेने के संबंध में विशेष व्यवस्था हुई है और विशेषकर 219 जहां तक हमें याद पड़ता है उसमें कहा था कि जो विवाह संबंधी अपराध हैं, और विवाह संबंधी अपराध उन्होंने माने कौन से थे, 81 से लेकर 84 तक। ठीक है, ये विवाह संबंधी अपराध उन्होंने माने थे और ये कहा था कि इनका संज्ञान पति या पत्नी जो भी स्थिति हो, ठीक है ना, उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या स्वयं उनके द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर ही लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो 81 से 84 के संबंध में आप स्पेशली देख लेंगे वहां कि किस व्यक्ति के परिवाद पर संज्ञान लिया जाएगा, और सिर्फ वहां जो अधिकृत है उसके अलावा कोई अन्य परिवाद प्रस्तुत करेगा तो संज्ञान होगा नहीं, और परिवाद पर ही संज्ञान होगा ऐसा भी वहां लिखा है। ठीक है, परिवाद पर ही संज्ञान होगा यह भी वहां लिखा है। और जहां तक धारा 85 की बात है, वहां बीएनएसएस में संभवतः धारा 220 है, संभवतः, जिसमें यह कहा है कि अगर मामला विवाहित महिला के साथ क्रूरता यह बरते जाने का है तो दो सूरतें जो अपराध का संज्ञान करने की बताई गई, पुलिस रिपोर्ट या परिवाद, तो उन दोनों के संबंध में वहां स्पेशल प्रोविजन दिया है कि अगर पुलिस रिपोर्ट इस पर संज्ञान ले रहा है तो पुलिस रिपोर्ट जिस एफआईआर से संबंधित है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तो अगर प्रस्तुत हुई है तो मामले की शुरुआत एफआईआर से हुई होगी और तभी अन्वेषण के बाद पुलिस रिपोर्ट आई होगी। तो जो पुलिस रिपोर्ट है उससे संबंधित एफआईआर किसी ने भी लिखाई हो, अपराध का संज्ञान न्यायालय कर सकेगा। किंतु अगर परिवाद पर संज्ञान वो कर रहा है, कौन, न्यायालय, तो फिर वहां स्पेशल पर्सन बताए हैं, कहां, संभवतः धारा 220 बीएनएसएस, वहां पर्टिकुलर पर्सन्स बताए हैं, माता पिता, भाई बहन, स्वयं वो स्त्री जो विवाहित है और विवाहित स्त्री के तौर पर उसे वैवाहिक नातेदारों द्वारा परेशान किया गया, उसके स्वयं के परिवार पर, यानी स्पेसिफिक लोग, उन्हीं के परिवार पर संज्ञान होगा, अन्यथा नहीं, ये लिखा है। इसलिए इन अपराधों के संबंध में अध्ययन करते समय
बीएनएसएस के उन प्रोविजंस को भी साथ में रखना है, और इसीलिए आपको पहले बीएनएसएस बताई गई और उसके बाद भारतीय न्याय संहिता शुरू की गई, क्योंकि न्याय संहिता इसके बहुत सारे प्रावधान होंगे जिनके संबंध में प्रक्रिया क्या रहेगी, ये वहां स्पेशली बताया गया है। कहां? बीएनएसएस में। इसलिए बीएनएसएस के उन प्रोविजंस का ध्यान आप जरूर रखेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं 83, ठीक है। 83 आपका 81 और धारा 64 यानी रेप, इनके बीच अंतर करना आपको थोड़ा कठिन होता जाता है, क्योंकि 64 में उसने यह लिखा कि यदि महिला की सम्मति इस तथ्य के कारण दी गई है कि वह संबंधित पुरुष के संबंध में ऐसा विश्वास रखती है कि वो उसका विवाहित पति है, ठीक है, या वो विधिपूर्वक उससे विवाहित है, ऐसा विश्वास है उसका, तो वहां जिस तथ्य के कारण महिला का विश्वास है वो विवाह नहीं है, उसका पति होने का विश्वास है। और जबकि आप जानते हैं आप उसके पति नहीं है, ठीक है। कुछ भी तथ्य हो सकते हैं, अंधेरा है, शक्ल नहीं देख पाए, ठीक है, कोई तथ्य हो या कोई परिस्थितियां हो जिनमें उस महिला का विश्वास यह है कि संबंधित पुरुष पति है, तब रेप कॉन्स्टिट्यूट होगा। और 81 में पति होने का विश्वास नहीं दिलाया आपने महिला को, ठीक है। पुरुष ने जो विश्वास दिलाया है वो पति होने का नहीं दिलाया, बल्कि उस विवाह के जो वो कर रहा है, ठीक है, उस विवाह के असली होने का विश्वास दिलाया है, ठीक है, वहां स्वयं के पति होने का विश्वास दिलाया है। और 81 में विवाह के सच्चे होने का विश्वास दिलाया है, और जबकि वो खुद जानता है कि विवाह सच्चा नहीं है, कानून की निगाह में ये कोई विवाह है ही नहीं, ठीक है। यानी महिला ये अवगत है कि ये व्यक्ति इस विवाह के माध्यम से पति होने जा रहा है, वहां विश्वास क्या है, ये पति है। दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं, इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। वहां स्थिति डिफरेंट है और यहां स्थिति बिल्कुल अलग है। स्थिति यह है कि विवाह इसके संबंध में कपट यह किया जा रहा है। कपट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू आर वेल नोन अबाउट द फैक्ट्स, और जब आप तथ्यों को ठीक तरीके से जानते हैं और तथ्य जिस प्रकार के आपकी जानकारी में है, आप तथ्यों का वर्णन उस प्रकार से न करके अपने हित को साधने के लिए तथ्यों का वर्णन कुछ भिन्न प्रकार से करते हैं, तो आप कपट करते हैं, यह कहा जाता है, ठीक है। आप तथ्यों को जानबूझकर छिपाते हैं क्योंकि तथ्यों का छिपाया जाना आपके अपने हित में है। आप तथ्यों की सही स्थिति जानते हैं लेकिन दूसरे को तथ्यों की गलत स्थिति बता रहे हैं जानबूझकर, और ऐसा अपने हित साधन के लिए कर रहे हैं, तो यह कहा जाएगा कि आप कपट कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन 81 में आ रही है, यहां स्थिति यह कि विवाह
जो आप संपादित कर रहे हो, इस विवाह के संबंध में सही स्थिति आपकी जानकारी में है। आप खूब ये जानते हो कि जो विवाह हमने किया ये एक विधिमान्य विवाह नहीं है। लेकिन महिला का विवाह के संबंध में विश्वास यही है कि ये विधिमान्य विवाह है, और इसलिए वो विवाह के संबंध में विधि मान्यता का विश्वास रखने के कारण खुद को आपसे विधि पूर्वक विवाहित मान रही है। और आपने ये जो विधि पूर्वक विवाहित होने का विश्वास दिलाया है, ये क्यों? एक पर्टिकुलर उद्देश्य पूरा करने के लिए। आपने पति होने का विश्वास दिलाया होता। विवाह संकर्म पूरा किए बिना और विवाह के संबंध में कोई विश्वास कारित किए बिना आपने पति होने का विश्वास दिलाया होता है, तो आप 376 यानी 64 के दोषी होते हैं। लेकिन आपने, ठीक है, विवाह के विधिमान्य होने का विश्वास उसे दिलाया है, और जिस कारण उसने सम्मति दी, ठीक है ना, विवाह के विधिमान्य होने के विश्वास के आधार पर। और आपने जो विवाह विधिमान्य होने का विश्वास दिलाया, ये स्पेसिफिक पर्पस जो सेक्शन 81 में वर्णित है, जस्ट फॉर द इलिसिट इंटरकोर्स, इसके लिए दिलाया है। तब स्थिति यह बनेगी कि आप 81 के दोषी होंगे, और 64 और 81 दोनों जो ऑफेंस है, ये सिर्फ पुरुष के द्वारा कारित किए जा सकते हैं। और अब जो सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 83, जो पूर्व की आईपीसी में धारा 496 था, यहां भी विवाह इसके ठीक होने का विश्वास एक पक्षकार दूसरे को दिलाएगा। लेकिन उद्देश्य 81 में वर्णित उद्देश्य के अलावा अन्य कोई होगा, ठीक है ना। अगर 81 का उद्देश्य है और पुरुष इसने दिलाया तो 81, और महिला या पुरुष दोनों में से कोई है, और 81 में वर्णित उद्देश्य को छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य से विवाह के विधिपूर्ण होने का विश्वास आपने दिलाया है, तो जो ऑफेंस बनेगा वो 83 है। यानी 81 और 64 से 83 का अंतर दो आधारों पर हो गया। एक 64 और 81 दोनों ऑफेंस सिर्फ पुरुष के द्वारा कारित किए जा सकते हैं, जबकि 83 स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा, ठीक है। क्योंकि यहां शब्द उसने प्रयोग किया, जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्द्वारा द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। एक तो स्त्री पुरुष ये कुछ कहा नहीं, जो कोई शब्द आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि 83 में वर्णित ऑफेंस स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा कारित किया जा सकता है। और दूसरी जो भिन्नता आई वो किसी स्पेसिफिक पर्पस का मेंशन न किया जाना, ये यहां कोई स्पेसिफिक पर्पस मेंशन नहीं है। उसने सीधे कहा, जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म ये जानते हुए पूरा करेगा। बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय से, इसका मतलब यह है कि 81 में वर्णित जो उद्देश्य है उसे छोड़कर अन्य कोई कपटपूर्ण आशय या अन्य कोई बेईमानीपूर्ण आशय ये आप प्राप्त कर लेना चाहते हो विधिपूर्ण
विवाह के अस्तित्व में होने का विश्वास दिलाकर। ठीक है, विधिपूर्ण विवाह अस्तित्व में होने का विश्वास दिलाकर हम आपके गहने लेना चाहते हैं और उन्हें गिरवी डालकर पैसे लेना चाहते हैं। आपके नाम जमीन है, ठीक है, विधिपूर्ण विवाह अस्तित्व में होने का विश्वास दिलाकर हम वो जमीन आपसे बिकवा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय है जिसे पूरा करने के लिए यदि आप विधिपूर्ण विवाह अस्तित्व में होने का विश्वास चाहे स्त्री होते हुए और चाहे पुरुष होते हुए किसी को भी दिलवाएंगे और उससे अपने बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय की पूर्ति करेंगे तो आप सेक्शन 83 इसके दोषी होंगे। और यही अंतर है किसका, 81 का और 83 का। ठीक है, दूसरा फर्क आपको बताया कि वहां सीधे लिखा है जो कोई पुरुष और यहां लिखा जो कोई। इसका मतलब यह हो गया कि वो ऑफेंसेस सिर्फ पुरुष के द्वारा और ये ऑफेंसेस या ये ऑफेंस स्त्री या पुरुष दोनों के द्वारा। और 81 से 84 तक जब आप देखेंगे ऑफेंसेस तो संज्ञान लेने के संबंध में धारा 219, 220 इन सब का ध्यान भी रखेंगे। 220 का तो नहीं, क्योंकि 220 का ध्यान आपको 85 में रखना है। ठीक है, लेकिन 84 जब आप देखेंगे तो 219 का ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और 219 जो कुछ कह रहा है वो सॉरी सेक्शन 84 जो कुछ कह रहा है वो पूर्व की आईपीसी में धारा 498 में, ठीक है, वर्णित था। और ये ऑफेंस भी किसके प्रति है, पति के प्रति है। ठीक है, इसलिए ये पति उसी के परिवार पर और परिवार पर ही इस संबंध में एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि वहां सीधे सीधे 219 में लिखा है कि परिवार पर ही संज्ञान होगा, पुलिस रिपोर्ट पर हो नहीं सकता। इसलिए वो प्रोविजन इसके साथ जरूर देखे जाएंगे। कहता है विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। ले जाना, निरुद्ध रखना या फुसलाकर ले जाना, तीन बातें कही। ठीक है, और मिलता जुलता ऑफेंस विपरण और अपहरण वहां है। लेकिन अपहरण किसी व्यक्ति का किया जाए इसके लिए जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति को बल द्वारा या प्रवंचनापूर्ण उपायों से, ठीक है, एक स्थान से जाने के लिए या तो विवश किया जाए या उत्प्रेरित किया जाए। ठीक है, स्पेसिफिक उसने बताया प्रवंचनापूर्ण उपाय या बल द्वारा, और बल की डेफिनेशन आप पढ़कर आए। ठीक है, बल ये तो परिभाषित है, तो या तो बल द्वारा आप किसी को विवश करें या प्रवंचनापूर्ण उपायों से उसे उत्प्रेरित करें। प्रवंचनापूर्ण मीनिंग जिसमें धोखा देने का आशय अंतर्निहित हो, उसी काम को प्रवंचनापूर्ण कहा जाता है। कोई काम प्रवंचना के आधार पर कराया गया जब किसी को धोखा देकर उस काम को करवाया जाता है तो यह कहा जाता है कि उस काम को प्रवंचनापूर्ण उपायों से करवाया गया। और आपने धोखा दिया है किसी को, यह कब कहा जाता है, जब आप तथ्यों की वास्तविक स्थिति जानते बूझते दूसरे व्यक्ति से या तो छिपा लेते हैं या उसे तथ्यों की सही स्थिति न बताकर तथ्यों की कुछ और स्थिति ये बताते हैं।
आपको खूब मालूम है कि दिन है, लेकिन आप बता रहे हो रात है। आपको खूब मालूम है कि अमुक व्यक्ति आपका रिश्तेदार नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे रिश्तेदार बता रहे हो। ठीक है, तो ये प्रवंचनापूर्ण उपाय है। तो अपहरण ये या तो कैसे होगा, प्रवंचनापूर्ण उपायों से या बल द्वारा विवश करके। और व्यपहरण पूर्व की आईपीसी बताती थी 359 में कि दो प्रकार का है, एक भारत में से व्यपहरण और दूसरा विधिपूर्ण अभिरक्षा इससे व्यपहरण। और व्यपहरण हमेशा माइनर का होता था यदि वह विधिपूर्ण अभिरक्षा से होता था, या फिर विकृतचित्त हो। विकृतचित्त हो तो फिर उसकी आयु कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर भारत में से व्यपहरण है तो वो माइनर का भी हो सकता और मेजर इसका भी हो सकता, किसी का भी हो सकता है। फिर वहां वयस्कता और अवयस्कता इससे कोई लेना देना है ही नहीं। और अगर भारत में से व्यपहरण हुआ है तो ले जाने के तरीके पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन विधिपूर्ण अभिरक्षा इससे अगर व्यपहरण है, ठीक है, तो अव्वल तो सबसे पहली बात वहां यह है कि अगर नर का है तो 16 वर्ष या उससे कम, और नारी का है तो 18 वर्ष या उससे कम, यह उसकी आयु होनी चाहिए। और उसे विधिपूर्ण अभिरक्षा से कैसे ले जाया गया हो, ले जाया गया हो या बहका ले जाया गया हो। ठीक है, बहका ले जाना यह कुछ अलग ढंग की स्थिति को ध्वनित करता है। ठीक है, बहका ले जाने का मतलब यह हुआ कि आपने उसे कुछ शब्दवाग दिखाए। शब्दवाग यानी ऐसा कुछ दिखाया कि बंबई ले चलेंगे, हीरोइन बन जाओगे। ठीक है, ऐसा कुछ ले गए आप, ऐसा कुछ समझाकर उसे ले गए, बहका ले जाना। ठीक है, और फुसलाकर ले जाना, ये बहका ले जाने के स्थान पर प्रयुक्त शब्द है, लेकिन ये बहका ले जाने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, यहां कोई शब्दवाग नहीं दिखाई जाएगा, बल्कि फुसलाकर ले जाने, इसमें जो स्थिति रहती है उसको महिला को पता है। ठीक है, कि हम अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आपने और छोड़ने की इच्छा भले ही उसमें भी रही हो, लेकिन आपने कुछ उसे ऐसा समझाया जिससे वो प्रेरित हुई। ठीक है, फुसला लेने में ऐसे होता है जैसे आपको हमने कहा कि भाई ऐसा अगर मेरे साथ हो तो हम तो इस आदमी को छोड़ ही देंगे। ठीक है, आपने प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने प्रेरणा दी है संबंधित व्यक्ति को कि वो अपने पति को छोड़ दे। ठीक है, आप बहकाकर नहीं ले जा रहे हैं। बहकाकर ले जाने में जो जाने वाला है उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, आपके द्वारा दी गई प्रेरणा के कारण ही वो अपने संरक्षकों का घर छोड़कर आपके साथ गया। और यहां कहता है कि जो कोई किसी महिला को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसलाकर ले जाएगा। ठीक है, यहां महिला को खूब मालूम है कि हम अपने पति का घर छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, उसे खूब मालूम है। और आपके द्वारा बहका ले जाने से भिन्न प्रेरणा देने पर, ठीक है, आपने सिर्फ उसके मन में जो इच्छा
पति को छोड़ देने की थी, उसको हवा दी है, या पति का घर छोड़ देने की इच्छा मन में उसके पैदा की है? गई वो अपनी इच्छा से ही है, अपनी ही इच्छा से गई। वयस्क भी है, वहां अवयस्क है, ठीक है, वहां कौन है? अवयस्क है। वहां स्थिति, ठीक है, पत्नी की नहीं है, ठीक है, वहां पत्नी की संस्थिति नहीं है, और वहां लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, और लड़की लड़का और पत्नी ये अलग अलग बातें हो गई, ठीक है ना। और ये ऑफेंस पत्नी के खिलाफ ही है। यानी अगर ये नहीं जानते कि अन्य पुरुष की पत्नी है, तो भले ही व्यपरण हो, ठीक है, 498 नहीं हो सकती। उसने कहा कि जो कोई किसी महिला को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, दोनों बातें होनी चाहिए, तब यह ऑफेंस घटित होगा। और व्यपरण में पत्नी नहीं है, वहां नारी शब्द का प्रयोग है, और वो भी 18 वर्ष से कम आयु की है। 18 वर्ष से कम आयु की है, लेकिन पत्नी है, तब वो सेक्शन नहीं आ रहा, ठीक है, तब ये सेक्शन आ रहा है, ठीक है। या तो फिर बल द्वारा या प्रवंचनापूर्ण उपायों से विवश करके, ठीक है, या बहकाकर, ठीक है, या ले जाने में हर तरीके से ले जाना शामिल है, ये हो तब वो स्थिति बनेगी आके। अदरवाइज अगर पत्नी है और आप ये जानते हो कि ये पत्नी है इसलिए हम ले जा रहे हैं, ठीक है, आप पत्नी को ले जा रहे हो, तब ये शिक्षण आएगा। और यहां महिला के अंदर आप स्वयं स्थिति, उसका मन पैदा बनाओगे पति का घर छोड़ के जाने के लिए, या उसके मन में पहले से इच्छा विद्यमान है और आप उस इच्छा को हवा दोगे, और फिर इस ढंग से उसे अपनी मर्जी से अपने पति का घर छोड़ देने के लिए तैयार कर लोगे, तब यह कहा जाएगा कि आप फुसलाकर ले गए, और यह बहकाकर ले जाने से भिन्न होगा, ठीक है ना। फुसलाकर ले गए या ले गए, तो यहां ले जाने में वो चीजें छोड़ दी जाएंगी, यानी बल द्वारा विवश करके या प्रवंचनापूर्ण उपायों से उसे छोड़कर। जब महिला, यहां ले जाने का अर्थ जो न्यायालयों ने दिया है वो ये दिया कि पत्नी अपनी इच्छा से गई, आपके साथ गई अपनी इच्छा से, आप ले गए, ठीक है, और या निरुद्ध रखेगा, ठीक है। आपको जब अनुच्छेद 22 बताया तो निरुद्ध रखने का अर्थ आपको बताया गया। निरुद्ध रखना ये किसी भी उपाय से है, आपने संभव बनाया है, भले ही आपने खुशामद करके किसी को एक स्थान पर रुके रहने के लिए राजी कर लिया, किसी भी तरीके से आपके पास कोई आ गया और आपने उसे किसी भी ढंग से अपने पास बने रहने के लिए राजी कर लिया, और वो आप ही के पास बना रहा, गया नहीं, तो आपने उसे निरुद्ध किया है, ये इस धारा के अर्थ में माना जाएगा। और ऐसा आपने पर्टिकुलर आशय से किया है, आशय, ठीक है, इस आशय से ले जाएगा या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, या इस आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसके बदले 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी विवाहित महिला जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना आपको मालूम है, ये 2 सिचुएशन है जो इसे व्यपरण और अपहरण के अपराध से अलग कर देंगे, ठीक है। फिर यहां ले जाने का और फुसलाकर ले जाने का जो अर्थ लिया जाता है वो बल द्वारा विवश करके और प्रवंचनापूर्ण साधनों के माध्यम से ले जाने या फुसलाकर ले जाने से भिन्न है। या निरुद्ध करते हैं आप, ठीक है,
निरुद्ध करने में हर तरीका निरुद्ध करने का शामिल है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपने धारा 84 या पूर्व की धारा 498 के अंतर्गत अपराध किया है, ऐसा माना जाएगा। और यह भी पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, इसमें भी महिला को दुष्प्रेरक के नाते दंडित नहीं किया जाता है। पहले जारता वो भी अपराध थी, अब जारता यहां से हट गई क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गई थी। उसमें भी महिला को दुष्प्रेरक के तौर पर दंडित नहीं किया जाता था, यहां भी नहीं किया जाता। ठीक है, और यह भी सिर्फ पुरुष के द्वारा कारित होगा। ठीक है, ये पुरुष के द्वारा कारित होगा, ऐसा भाई कहना ठीक नहीं, क्योंकि यहां लिखा है जो कोई। ठीक है, तो सिर्फ पुरुष के द्वारा कारित होगा ये कहना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है। और इसके संबंध में संज्ञान लेने के संबंध में जो स्थिति रहेगी वो आप 220 के साथ इसे पढ़ेंगे, और वहां लिखा है किसके परिवार पर ही इस अपराध का संज्ञान लिया जाएगा। वहां कहा है या तो पति और या वो व्यक्ति जिसकी देखरेख में महिला थी पति की ओर से। अगर महिला वास्तव में किसी की देखरेख में थी लेकिन पति की ओर से देखरेख में नहीं थी और वहां से महिला को ले जाया गया, तो भी ये ऑफेंस कारित नहीं होगा। ठीक है ना, महिला वैसे ही अपने मायके में रह रही थी, पति की ओर से मायके वालों को अधिकृत नहीं किया गया था उसकी देखरेख के लिए, और वहां से चली गई, तो कोई ऑफेंस कारित नहीं हुआ। ठीक है, पति की ओर से देखरेख करने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा से उसका जाना जरूरी है। और इसीलिए इन सेक्शंस में सजा ऐतिहासिक रूप से ढूंढने ढांडने पर किसी को हो गई हो तो हो गई हो, अन्यथा हमने 25 साल के इतिहास में न देखी और न ही कुछ इनका होता है, क्योंकि इनमें इतने ज्यादा ठीक है शर्तें लगी हुई हैं कि इनमें कुछ हो ही नहीं पाता, कुछ साबित ही नहीं हो पाता। ये सिर्फ एकेडमी के तौर पर ऐतिहासिक मतलब उसके लिए एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ लो, बाकी होता कुछ नहीं। ठीक है, आगे कहता है 85, ये पूर्व का 498A कहता किसी महिला के पति या पति के नाते द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। अब क्रूरता का अर्थ क्या है? ठीक है ना, इसको उन्होंने 86 बता दिया। विवाहित महिला कहना जरूरी नहीं, क्योंकि उन्होंने सीधे कह दिया जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए, यानी पति के नातेदार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा सेक्शन 85 का ऑफेंस कारित नहीं होगा। और यह ऑफेंस सिर्फ विवाहित महिला के साथ ही हो सकता है, अन्य किसी महिला के साथ यह ऑफेंस हो ही नहीं सकता। हां, वो विधवा हो गई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महिला पति या पति का नातेदार, तो विधवा का पति तो नहीं होगा, पति का नातेदार तो हो गई। ठीक है, तो उन सबके द्वारा ये ऑफेंस हो सकता है। क्रूरता को डिफाइन उन्होंने किया, कहा धारा 85 के प्रयोजनों के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है: जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य की जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है। यानी जो विवाहित महिला है उसके साथ अब कोई ऐसा व्यवहार कर रहा जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्महत्या कर सकती है कि नहीं है, और अगर कर ही ली ठीक है तब तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि फिर तो ये तय हो गया कि आपके कार्य के परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। तो कर तो सकती ही थी, तभी तो कर ली। लेकिन अगर न भी करे और आपका काम इस ढंग का हो, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक तौर पर उसे परेशान करके आप आत्महत्या के लिए विवश करो, ठीक है, यह मानसिक तौर पर परेशान करने के कारण उसके द्वारा आत्महत्या की संभावना हो तो भी यह ऑफेंस हो गया। या कुछ
ऐसा करो जिससे उसके शरीर को, अंग को, या जीवन को, या स्वास्थ्य को, ठीक है, कैसा गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना हो, ठीक है। एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमन, उसके जीवन को, अंग को, स्वास्थ्य को या तो गंभीर खतरा या क्षति हो जाए या होने की संभावना हो, ठीक है। तो आप 498A इसका अपराध जो पहले था वो कर रहे हो और अब वो 85 के अंतर्गत माना जाएगा। आगे कह रहा है किसी महिला को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उससे संबंधित किसी व्यक्ति का ऐसी मांग को पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। आप उसे तंग कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो स्वयं या जो लोग उससे हितबद्ध हैं, जो लोग उससे हितबद्ध हैं कौन होंगे? उसका पिता होगा, माता होगी, भाई होंगे, बहन होंगे, वो हितबद्ध लोग आपकी कोई अवैध मांग पूरी करें, इसके लिए आप उस महिला को तंग कर रहे हैं। तंग करना ये बहुत तरीकों से हो सकता है, कोई तरीका आप इस्तेमाल कर, ठीक है, या उसे इसलिए तंग कर रहे हैं कि वो स्वयं या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति कोई ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है। पूर्व में उसका तो 2 महीने बाद कर देंगे, 10,000 रुपए दे देंगे, नहीं दे पाया, अब आप तंग कर रहे हो, तो भी आप क्रूरता कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा और सेक्शन 85 में आप दंडित होंगे, ठीक है। 87 ये पुराना 366 है, ठीक है। और ये सेक्शन तब बात करेंगे इस पर जब व्यपरण और अपहरण बता देंगे, ठीक है। इसे छोड़ देते हैं अभी, जब व्यपरण और अपहरण बताएंगे तब इसे साथ में ले लेंगे, क्योंकि इसे बताने के लिए व्यपरण और अपहरण को स्पष्ट करना जरूरी है, और व्यपरण और अपहरण अभी स्पष्ट नहीं किए जा सकते, वो कोई 1-10 मिनट की चीज नहीं है, इसलिए व्यपरण अपहरण जब बताएंगे तब इसे दोबारा ले लेंगे, ठीक है। आगे कहता है 88 में, ये पहले कौन सा अपराध था? 312, 311 या 312? 311 है, नहीं 312 ही होगा। 310 में तो ठग की परिभाषा थी, 311 में ठग होने के लिए दंड, ठीक है। 312 पूर्व का था। कहता जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात करेगा, ठीक है, यानी यू आर नॉट अलाउड टू अबॉर्ट, ठीक है, द फीटस ऑफ एनी प्रेग्नेंट वूमन, ठीक है। कह रहा है कि जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, केवल एक एक्सेप्शन दिया कि आप स्वेच्छा किसी महिला का गर्भपात कारित कर सकते हैं, कब? यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित न किया जाए, यानी आप परमिटेड हैं कानून से स्वेच्छा किसी महिला का गर्भपात कारित करने के लिए, यदि ऐसा आप उस महिला का जीवन बचाने के लिए सद्भाव पूर्वक कर रहे हैं, यानी आपने सम्यक जांच कर ली है और उस जांच के परिणाम स्वरूप आपने ऐसा पाया है कि इस महिला का जीवन बचाने के लिए गर्भपात करना आवश्यक है और इसलिए आप कर रहे हैं, ठीक है, तब आप इस अपराध के दोषी नहीं होंगे। और यदि ऐसा नहीं आप कर रहे हो, यानी सद्भाव पूर्वक महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से गर्भपात कारित नहीं कर रहे हो, तब स्थिति क्या बनेगी? तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसके बदले 3 वर्ष तक की हो सकेगी, यह जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। और वह यदि वह महिला स्पंदन गर्भ है तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसके बदले 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी, ठीक है, दायी होगा। और कहता है जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये कोई समझाने लायक बात नहीं। और स्पंदन गर्भा मीनिंग गर्भ है जब जान आ चुकी है फीटस में,
ठीक है, आफ्टर 3 मंथ ऐसी स्थिति रहती है, मेडिकल साइंस ये कहता है। ठीक है, तो आप 7 साल से दंडित किए जाएंगे। आगे कहता है 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। अब जो 87 था इसमें महिला की सम्मति है, क्योंकि कहता जो कोई स्वेच्छा से गर्भपात कारित करेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि महिला की सम्मति है और आप स्वेच्छा गर्भपात कारित कर रहे हैं। जबकि अगर महिला की सम्मति हटा दीजिए और फिर आप स्वेच्छा गर्भपात कारित कर रहे हैं, तो मसला फिर 87 का नहीं है, फिर मसला 88 फिर मसला 88 का नहीं है, फिर मसला 89 का है। क्योंकि कहता है जो कोई उस महिला की सम्मति के बिना, ठीक है, अगेंस्ट द विल ऑफ दैट लेडी और विदाउट कंसेंट ऑफ दैट लेडी, ठीक है, जो कोई उस महिला की सम्मति के बिना, चाहे वह महिला स्पंदन गर्भ हो या नहीं, ठीक है, यानी आफ्टर 3 मंथ और आफ्टर 1 डे, कुछ भी स्थिति हो, धारा 88 के अधीन अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास है। ठीक है, वहां 3 साल और 7 साल ही है, लेकिन स्वेच्छा आपने गर्भपात कारित किया, 88 वर्णित अपराध किया और विदाउट कंसेंट ऑफ दैट लेडी किया। ठीक है, तो प्रेगनेंसी 1 डे की थी या आफ्टर 3 मंथ की थी, इससे मतलब ही नहीं है। लाइफ इंप्रिजनमेंट या दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ये पहले कौन सा सेक्शन था? 313 और अब 315 जो पहले था। कहता है जो किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, नहीं सॉरी, ठीक है 313, ये 314, हाँ ठीक है, ये 315 नहीं, ये 314 है। कौन सा? 90 314, मतलब उसी ऑर्डर में चलते जाएं, ठीक है ना, उसी ऑर्डर में चलते जाएं। 312 में जो था वो 88 में, जो 313 में था वो 89 में, ठीक है, जो 314 में था वो 90 में, और जो 315 में था वो 91 में। ऐसे उसी क्रम से आप चलते जाएंगे। तो कहता है जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे महिला की मृत्यु हो जाए। ठीक है, 88 में क्या हो रहा था? आप वॉलंटरली गर्भपात कारित कर रहे थे और सिर्फ गर्भपात ही हुआ था, महिला को कुछ नहीं हुआ। 89 में क्या हो रहा था? आप 88 में वर्णित अपराध कर रहे थे, यानी स्वेच्छा गर्भपात कारित कर रहे थे और महिला की सम्मति नहीं थी। तब प्रेगनेंसी 1 डे की थी या 3 मंथ की थी, इससे कोई अंतर नहीं, आजीवन कारावास। और 88 में आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, 7 साल, और विदाउट, ठीक है, बिफोर 3 मंथ 3 साल। अब स्थिति यह है कि कह रहा है कि गर्भपात कारित करने के लिए आपने काम किया, ठीक है, और महिला की क्या हुई? मृत्यु हो गई। कहता जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। महिला की इच्छा थी नहीं थी इससे मतलब ही नहीं, आपने गर्भपात कारित करने का प्रयत्न किया और उसमें महिला की मृत्यु हो गई। आपने गर्भपात कारित करने का प्रयत्न किया, महिला की मृत्यु तो नहीं हुई है, लेकिन महिला की मृत्यु हो सकती थी, ऐसी स्थिति आ गई थी, प्रॉपर मेडिकल एड से बचा लिया गया, तो कौन सा ऑफेंस बनेगा? क्यों? तब कौन सा बनेगा भाई?
हमारी ओर कैसे सिर हिला रहे हो? बताओ कौन सा बनेगा? कुछ नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे हम उसे, क्योंकि भाई गर्भपात कार्य करने का प्रयत्न किया। ठीक है, महिला की मृत्यु हो सकती थी लेकिन हुई तो नहीं। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या बनेगा? 88, 89 या कुछ और? हाँ, 511 के साथ जाएगा फिर ये। और 511 के लिए सेक्शन कौन सा आ गया अब? है कौन सा सेक्शन आया? बासठ। तब सेक्शन बनेगा 62 सपटित 90, 90 सपटित 62, क्योंकि फिर ये 511 के साथ जा रहा है, क्योंकि फिर ये अपराध करने का ऐसा प्रयत्न है जिसके लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध संहिता में नहीं दिया गया है। और फिर कितनी सजा मिलेगी? अधिकतम जो प्रोवाइड है उसकी आधी, क्योंकि इसमें मृत्युदंड भी नहीं है। अगर मृत्युदंड होता तो 62 लागू नहीं होती। ठीक है, कहता है जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाए, यानी अपराध दोनों पर बनेगा, चाहे सम्मति से करें आप और चाहे सम्मति के बिना, अगर उसकी मृत्यु कारित हो गई तो सजा मिलेगी आपको। हां, अगर महिला की सम्मति नहीं है तो उसके संबंध में सेक्शन 2 में व्यवस्था अतिरिक्त है। कहता है जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाए तो वह आजीवन कारावास। ठीक है, फिर अल्टरनेट जो दिया था सबसेक्शन 1 में कि 10 साल या आजीवन कारावास, वो अल्टरनेट खत्म। फिर एक ही विकल्प न्यायालय के पास है, आजीवन कारावास। ठीक है, या उक्त उपधारा में, अच्छा वो भी विकल्प दे दिया, या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा, तब दोनों विकल्प वहां भी रहेंगे। लेकिन आजीवन कारावास पहले आ गया, इसका मतलब यह हुए कि न्यायालय को प्रथमतः फिर आजीवन कारावास ही चुनना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज 10 वर्ष का कारावास जैसी भी स्थितियां हो वो भी दिया जा सकता है। अच्छा, कहता है इस अपराध के लिए आवश्यक नहीं कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ये भी जानना कोई जरूरी नहीं है। आप कहें कि हमें मालूम नहीं था तो भी इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। और 91 जो पूर्व का 315 है। ठीक है, क्या कहता है? जो कोई बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा है, उसने सिर्फ इतना कहा है कि बालक का जीवित पैदा होना आप रोक देना चाहते हो। जीवित पैदा होने देना जो आप रोकना चाहते हो, वो किस तरह रोकना चाहते हो, इस संबंध में उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि अगर बालक का जीवित पैदा होना आप किसी भी ढंग से रोकोगे तो यह अपराध हो जाएगा। ठीक है, या बालक पैदा हो जीवित, किंतु वो जीवित रहे ना, कहता है, या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से। आप ऐसा कोई काम कर रहे हो कि आप जानते हो कि वो जीवित पैदा तो हो जाएगा लेकिन जन्म के पश्चात इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, और ऐसा काम कर रहे हो। कोई विशेष काम मेंशन नहीं किया उसने। और प्रायः जो अधिकतर ये सेक्शन लगकर आता है, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ इसी सूरत में ये सेक्शन लगेगा, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हम तो यही कह रहे हैं कि किसी भी ढंग से अगर आप बालक का जीवित पैदा होना रोकोगे, ठीक है, या ऐसा कोई काम करोगे कि वो जन्म के बाद मर जाए, गर्भपात नहीं, ठीक है, जीवित पैदा होना बालक का रोक रहे हो। ठीक है, गर्भपात में तो आप मेडिकल जो
तरीके उनका इस्तेमाल करके गर्भपात कारित करते हो। ठीक है, यहां बालक का जीवित पैदा होना आप रोकना चाहते हो, आपने लेडी को ही मार डाला। ठीक है, जब लेडी को ही मार डाला तो जीवित पैदा होना उसका तो रुक ही जाएगा, तो रुक ही हो ही नहीं सकता। ठीक है, या आपने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में आप खूब जानते थे कि जीवित पैदा कराने के प्रयासों में उसे ऐसी चोट लग सकती है, ठीक है, जिसके कारण से बच्चे की मृत्यु हो सकती है। जैसे 3 इडियट में जो स्थिति दिखाई है उसमें तो जनरल एक्सेप्शन के फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जनरल एक्सेप्शन के फायदे न मिले, और बहुत हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस समय, हो सकता है जनरल एक्सेप्शन के फायदे न भी मिले, अगर माइन्यूटली डिस्कस करें तो हो सकता है न भी मिले, लेकिन एक मोटा मोटा मान लेते हैं कि अगर जनरल एक्सेप्शन के फायदे मिल भी जाएं तो जो आप कर रहे हो उससे बच्चे की जीवित पैदा होने के बाद मृत्यु हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो 315 में वर्णित ऑफेंस होगा। ठीक है, यानी बच्चे का जीवित पैदा होना किसी तरीके से रोक दिया जाए, या जन्म के बाद वो मर जाए इसकी व्यवस्था किसी भी काम से कर दी जाए, तो 315 या सेक्शन 91 वर्तमान का ये होगा। और प्रायः अक्सर ये सेक्शन तभी आता है जब प्रेग्नेंट लेडी की मौत होती है। ठीक है, तो जिसके ऊपर उसकी मृत्यु का उत्तरदायित्व तो रखा जाता है उसी पर सेक्शन 91 या 315 भी लगता है, क्योंकि लेडी की मृत्यु पारित करके आपने बालक का जीवित पैदा होना रोक दिया। कहता है जो कोई किसी बालक के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि बालक का जीवित पैदा होना तद द्वारा रोका जाए, यह जन्म के पश्चात तद द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए। जब आप उसकी मां की हत्या कर रहे हो तो यह तो आशय माना ही जाएगा कि आप उसका जीवित पैदा होना रोक रहे, ठीक है ना। और ऐसे कार्य से उस बालक का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा। ठीक है, यदि यह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया, यानी एक एक्सेप्शन यहां भी है कि यह काम भी माता के जीवन को बचाने के लिए सद्भाव पूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, वो अक्सर पिक्चरों में दिखाते हैं कि माता को बचा लें या बच्चे को बचा लें, इस ढंग की स्थितियां बनती भी हैं, सामान्य जीवन में भी बनती हैं। और फिर आपने कहा कि नहीं, माता को बचा लो तो बच्चे का जीवित पैदा होना तो हम रोकेंगे ही, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्शन यहां पर अभी काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो एक्सेप्शन लागू हो रहा है तब तो बात अलग है, अदरवाइज ठीक है, दोनों में से किसी मात कार्रवाई जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपकी स्थिति बनी आके जो पूर्व का सेक्शन 315 है उसकी, और अब 316 जो पूर्व में था। ठीक है, और इसे सेक्शन 92 से प्रतिस्थापित किया। इसका दृष्टांत जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्थिति और क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर दृष्टांत न भी पढ़े तो भी क्या सिचुएशन निकल रही है। कहता है ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना, ये तो हुआ मार्जिनल नोट। अब जरा इसे सेक्शन को पढ़ते हैं, क्या कहता है। जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद द्वारा मृत्यु कारित कर देता, इसका मतलब मृत्यु कारित नहीं हुई, इसका मतलब मृत्यु कारित नहीं हुई। अगर मृत्यु कारित हो गई होती तो ये शब्द लिखे नहीं होते। ठीक है, वो कह रहा है कि जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता। ठीक है, दोषी होता, यानी वो काम ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा है कि यदि मृत्यु हो गई होती तो स्थिति यह बनती है कि ऐसी मृत्यु को कारित करने वाले के संबंध में यह कहा जाता कि उसने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये किया है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता। इसका मतलब यह हुआ कि मृत्यु कारित नहीं हुई। यदि हो जाती
तो वो आपराधिक मानववध का दोषी होता है। तुम उसे देख रही हो इसीलिए नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जब हमने बोलना शुरू किया तो तुम मूर्खों की तरह चेहरा लिए बैठी थी, और जब हमने समझाना शुरू कर दिया तो तुमने उसे पढ़ना शुरू कर दिया, और इसीलिए नहीं आ रहा है। वरना इतनी साफ बात न समझ में आने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, सीधी सीधी बात लिख रहा है वो कि यदि कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे यदि मृत्यु कारित कर दी गई होती तो वो संबंधित व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मृत्यु कारित नहीं हुई। लेकिन जब पढ़ते रहोगे उसे तो कुछ नहीं आएगा। अगर पढ़कर समझ में आया होता तो मेरी जरूरत क्या है। 75 बार मना करते हैं कि उस समय मत पढ़िए जब हम बता रहे हैं। ठीक है, कहता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करेगा। यानी जिस व्यक्ति के प्रति यह काम किया गया उसकी मृत्यु नहीं हुई है। अगर होती उस व्यक्ति की जिसके प्रति यह काम किया गया तो आपराधिक मानववध होता, लेकिन उसकी मृत्यु तो नहीं हुई। हां, सजीव अजात बालक की मृत्यु हो गई। जो परिणाम आया वो उस व्यक्ति की मृत्यु के रूप में नहीं आया जिसके प्रति काम किया गया, वो तो बच गया। हां, यह जरूर है कि जिसके प्रति यह काम किया गया था वो अगर मरता तो आपराधिक मानववध होता, लेकिन वो बच गया। ठीक है, और वो भी मर जाता तब तो सेक्शन 91 में स्थिति पहुंच जाती। ठीक है, वो भी मर जाता तो सेक्शन 91 में स्थिति जाती, क्योंकि फिर आपने, ठीक है ना, अजात बालक का जीवित पैदा होना रोक दिया है अपने कार्य से। दोनों मर गए। ठीक है, लेकिन यहां स्थिति बदल गई। जिसके प्रति काम किया वो तो बच गया, जिसके प्रति काम किया वो बच गया, लेकिन बालक मर गया। यह स्थिति आ गई। और जिसके प्रति काम किया, ठीक है, वो अगर मरता तो कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, सदोष मानववध होता। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यह भी कहना गलत है। कल्पेबल होमिसाइड होता, और कल्पेबल होमिसाइड मर्डर भी हो सकता है और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी हो सकता है। इसका मतलब महिला को चोट पहुंचाई गई। ठीक है, वो चोट महिला की मृत्यु की दशा में हत्या में जाती है या हत्या की कोर्ट में ना आने वाले आपराधिक मानववध में जाती है, इसका मतलब ही नहीं है। लेकिन महिला की मृत्यु नहीं हुई, सजीव अजात बालक की मृत्यु हो गई। सजीव, निर्जीव नहीं, सजीव अजात बालक की मृत्यु हो गई, और सजीव 3 महीने के बाद हो जाएगा। ठीक है ना, तब स्थिति क्या रहेगी? तब वह दोनों में से किसी बात के कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। और यह सेक्शन दृष्टांत से एकदम क्लियर हो जाता है। और दृष्टांत इसीलिए विधायिका लिखती है, क्या कहता है, का यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती तो वह आपराधिक मानववध की कोर्ट में आता। ठीक है, अगर हो जाती महिला की मृत्यु, ठीक है, तो आपराधिक मानववध की कोर्ट में आता, जो कि हत्या की कोर्ट में जा सकता, जो हत्या की कोर्ट में नहीं जा सकता था। ठीक है, उस महिला को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु तद द्वारा उस सजीव अजात बालक की मृत्यु हो जाती है जो उसके गर्भ में है, का इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। ठीक है, दोनों की मौत हो जाए तो मसला पहुंच गया सेक्शन 90 में। 90 में क्यों, 91 में। ठीक है, महिला, इसे क्षति तो हुई, और अगर मर जाती तो इसकी मृत्यु आपराधिक मानववध भी होती, जो हत्या की कोर्ट में भी जा सकते थे, हत्या की कोर्ट में नहीं भी जा सकते थे, जो भी स्थिति रहे, यह आपराधिक मानववध होती है। लेकिन महिला की मृत्यु नहीं हुई, क्षति भले ही उसे हो गई, लेकिन सजीव अजात बालक की मृत्यु हुई है, तो आपने 316 पूर्व का और वर्तमान का 92 इसमें वर्णित अपराध किया है। हम उम्मीद करते हैं कि कल, ठीक है, स्त्रियों के विरुद्ध अपराध का अध्याय समाप्त हो जाएगा और परसों से हम लोग हत्या आपराधिक मानववध पर बात करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। शेष भगवान के हाथ में, देखेंगे कल।